प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में लैंड कर चुके थे। उनके इस बार के अमेरिका दौरे में क्या क्या अलग दिखा और क्या क्या अलग रहा, जी हां, मैंने दिखा और रहा ही बोला है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे। इस वीडियो में हम दोनों ही देशों के विदेश नीति के ऊपर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं रमेश झा। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर किसी कारण से नहीं किया है और अगर आप कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का आधिकारिक दौरा 14 फरवरी को खत्म हो गया। दौरे में भारत अपना एजेंडा लेकर आया था और अमेरिका अपने एजेंडे के साथ तैयार था। यहाँ एजेंडे को सरल भाषा में बोलूं तो दोनों ही देश एक दूसरे से क्या फायदा चाहते थे उसकी लिस्ट। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप एजेंडा को बहुत हद तक पहले ही तय कर चुके थे, बस उस एजेंडा को भारत के सामने रखना था। इस बार मोदी और ट्रंप का मिलन 2019 जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के टैरिफ लगाने वाली बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बचाव के मुद्रा में थे। थोड़े सतर्क दिखना भी चाहिए था और रहना भी चाहिए था, क्योंकि जो गलती उन्होंने 2019 में हाउडी मोदी के समय में की थी वो उन्हें थोड़ी देर के लिए स्टेडियम में ताली की गड़गड़ाहट तो दे गया, लेकिन दूसरे देशों के नेताओं को यह समझ में आ गया था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देश में जाके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन, गुड मॉर्निंग टेक्सास, गुड मॉर्निंग अमेरिका, greetings to my fellow Indians in India and around the world. और विडंबना देखिए कि हाउडी मोदी के तुरंत बाद ट्रंप हार जाते हैं और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद हमारा संबंध अमेरिका से बहुत ही औसतन रहा। हालांकि संबंध के औसतन रहने के पीछे और भी कारण थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाके ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करना एक महत्वपूर्ण कारण था। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई और देश का नेता हमारे देश में आकर के अगर किसी एक पार्टी के लिए वोट मांगेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि दूसरी पार्टी इसको बहुत अच्छा तो नहीं मानेगी। अब बात करते हैं भारत के एजेंडे की कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में था क्या। 3 अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे: व्यापार, रक्षा और इमिग्रेशन। एक आंकड़े के हिसाब से अमेरिका ने 2024 में भारत से करीब 75.81 बिलियन डॉलर का आयात किया था। यह आयात हीरे मोती से लेकर नमकीन तक का किया गया था। 2024 में ही अमेरिका ने भारत को करीब 45.75 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था और यह निर्यात लड़ाकू विमान यानी फाइटर प्लेन से लेकर आपके आईफोन तक का किया गया था। इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि अमेरिका भारत को जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज्यादा वो भारत से आयात करता है और इसी अंतर को आसान भाषा में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी व्यापार घाटा कहा जाता है। अब अमेरिका इस अंतर को खत्म या कम करना चाहता है। मतलब यह है कि भारत को करीब 30 बिलियन डॉलर का और सामान आयात करने के लिए कहा जा रहा है या बंद कमरे में कहा गया होगा। अब भारत आखिर इतने बिलियन डॉलर्स का साबुन, तेल और रोजमर्रा की चीजों को तो नहीं खरीदेगा और ना ही उसकी जरूरत है, तो आखिर क्या खरीदा जाएगा जिससे ये व्यापार घाटा खत्म हो? तेल, गैस और F-35 जैसे लड़ाकू विमान इसी सवाल का जवाब है। F-35 एक लड़ाकू विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी बनाती है और इसकी कीमत करीब 80 से 85 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय रुपए में करीब 700 से 800 करोड़ रुपए होता है। और अगर भारत अपने हिसाब से उसमें कुछ बदलाव करवाता है, जिसे आप कस्टमाइज कहते हैं, तो यह कीमत और बढ़ सकती है। तो 1 बिलियन डॉलर में करीब 11 या 12 F-35 विमान खरीदा जा सकता है। लेकिन समस्या इन चीजों को खरीदने से नहीं है, ये तो वैसे भी भारत किसी न किसी देश से खरीदता है। समस्या को समझने के लिए पहले F-35 की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। 2015 में अमेरिका पहली बार F-35 को अपने यूएस मरीन कॉर्प यानी आसान भाषा में आर्मी का एक दूसरा अंग मान लीजिए में टेस्ट के तौर पर शामिल करता है। F-35 5th जनरेशन या 5वां जनरेशन का विमान है, मतलब विमान की भाषा में यह बिल्कुल आधुनिक विमान माना जाता है। जानकारों का मानना है कि F-35 एक अच्छा लड़ाकू विमान तो है,
लेकिन बहुत महंगा है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। काफी सारे वेबसाइट्स को देखने के बाद मुझे F-35 में खामियों की कुछ जानकारी मिली। पहली खामी यह है कि वो अपने लक्ष्य पर ठीक से निशाना नहीं लगा पाता है। दूसरी खामी यह है कि कंपनी समय से चीजों को ठीक नहीं करती है। और तीसरी बड़ी खामी है एक्सेसिव लॉजिस्टिक फुटप्रिंट्स। इसका आसान भाषा में मतलब यह हुआ कि इसके रख रखाव के लिए संसाधन, जगह, लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इससे भविष्य में रख रखाव का खर्चा काफी हद तक बढ़ जाएगा और यह बहुत बड़ा मसला है। एलॉन मस्क ने दिसंबर 2024 के अपने एक ट्वीट में F-35 को न इस्तेमाल करने लायक विमान बताया था। उन्होंने F-35 बनाने वाली कंपनी यानी लॉकहीड मार्टिन को एक खास संदर्भ में इडियट यानी बेवकूफ तक कह डाला था। एलॉन मस्क लड़ाकू विमान के जानकार नहीं है, इसलिए उनके F-35 से जुड़े बयान पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन एलॉन मस्क आज के तारीख में ट्रंप के खास आदमी हैं और टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार भी, इसलिए एलॉन मस्क की बात को इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए और हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में F-35 को भारत से जोड़ते हुए बात कही, ऐसा लगा कि सारी डील हो चुकी है, जबकि ऐसा था नहीं। दरअसल रक्षा सौदा इतना बड़ा होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर चढ़ाने और उतारने की क्षमता रखता है। लेकिन अमेरिका को भारत से जो चाहिए था वो मिल गया और वो था उनके अपने व्यापार में बढ़ोतरी। अगर भारत F-35 खरीद का मन बना चुका है तो उसे यह भी सोचना होगा कि आखिर F-35 ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. इसका उत्तर इस बात में छिपा हुआ है कि F-35 अमेरिका बेचने में ज्यादा इच्छुक है या भारत खरीदने में। भारत पहले भी अलग अलग देशों से लड़ाकू विमान खरीदता रहा है और भारत की मांग इतनी बड़ी है कि उसको देखते हुए करीब हर कंपनी भारत को विमान देने की इच्छा रखती है। तो इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारत F-35 खरीदने के लिए ज्यादा तत्पर था। अभी तो सिर्फ बातें हुई हैं, लेकिन अगर F-35 के खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इससे अमेरिका की जीत मानी जाएगी और भारत को उस जीत की मिठाई को खा के ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात ट्रंप अपने राष्ट्रपति बनने से पहले के प्रचार अभियान में उठाया करते थे और उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से टैरिफ की बात प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बोल दिया था। Oh, he's a much tougher negotiator than me and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? So we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge. A signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जितना टैरिफ भारत अमेरिका द्वारा किसी चीज के आयात पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारत द्वारा आयात किए जा रहे चीजों पर लगाएगा। इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। भारत ने ट्रंप के इरादों को पहले ही भांप लिया था और टैरिफ में कटौती कर भी दी थी। भारत 1600 सीसी से ऊपर के मोटरसाइकिल के लिए अब 50 से घटाकर 30% टैरिफ लेगा और 1600 सीसी से कम वाले मोटरसाइकिल के लिए 50 से घटाकर 40% टैरिफ लेगा। भारत द्वारा टैरिफ लगाने से एक बड़ा फायदा यह होता है कि अमेरिका का बनाया हुआ सामान भारत पहुंचकर महंगा हो जाता है और महंगा हो जाने के कारण उसकी मांग भारत में कम रहती है और मांग कम होने के कारण अमेरिकी कंपनी अपने सामान को भारत नहीं भेज पाती है और इस कारण जो देश के छोटे व्यवसायी हैं वो अपना व्यवसाय बिना किसी बड़े कंपटीशन के कर पाते हैं। अगर भारत ये टैरिफ हटा लेता है या कम कर देता है तो अमेरिका में बनने वाली मोटरसाइकिल और दूसरी चीजों की कीमत भारत पहुंचने पर कम रहेगी और कम कीमत के कारण वो भारतीय बाजार में अपना जगह ज्यादा आसानी से बना पाएगी और उससे भारत में रहने वाले उच्च मध्यम वर्गीय परिवार यानी अपर मिडिल क्लास परिवार को फायदा पहुंचेगा। मगर भारत में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धक्का पहुंच सकता है
क्योंकि अच्छे सामान की आसानी से उपलब्धता भारत में बनने वाले सामान के रास्ते को रोकने का काम करेगी। मगर जब अमेरिका भी भारत द्वारा भेजे गए सामानों के ऊपर अपना टैरिफ लगा देगा तो फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल और इन जैसी कंपनियों के लिए सामान को अमेरिका भेज पाना और भी महंगा हो जाएगा और कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे उद्योग हैं जो अपना सामान अमेरिका भेजते हैं और अमेरिका द्वारा टैरिफ को बढ़ाए जाने से उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब आते हैं 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की बात पर। तहव्वुर हुसैन राणा पेशे से एक डॉक्टर है और वो पाकिस्तान सेना में काम कर चुका है। 1997 में राणा और उसका पूरा परिवार कनाडा में जाके बस गए थे। 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता मिली, मगर वो शिकागो में रहा करता था और अलग अलग तरह के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। उसका एक व्यवसाय इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ था। राणा 26/11 मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का एक मुख्य आरोपी है। इस घटना में करीब 174 लोगों की जान चली गई थी। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. भारत सरकार राणा को अमेरिका से भारत लाने की कोशिश में बहुत सालों से लगी हुई थी। राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए सैद्धांतिक जीत की तरह देखा जा सकता है। जिस आदमी ने भारत की जमीन पर हमला किया है या उसकी योजना बनाई है, उसे भारत के कानून के तहत और भारत के न्यायालय के द्वारा सजा मिले। मगर मैं भारत सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि वो इस प्रत्यर्पण के मुद्दे को राजनीति में नहीं घसीटेगी और इस मुद्दे को किसी भी पार्टी द्वारा चुनावी लाभ उठाने का जरिया नहीं बनने देगी। अब बात करते हैं इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दे की। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं और इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा उनके राष्ट्रपति बनने में हमेशा ही बड़ी भूमिका निभाता रहा है। भारत सरकार का रुख भी अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीय लोगों के लिए शुरू से ही साफ रहा है और ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ भी किया है और ये अच्छी बात है। It is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहाँ रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहाँ तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहाँ से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज़्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। मगर प्रधानमंत्री शायद भूल गए थे कि जिन लोगों को हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के जहाज से भारत भेजा गया था, उन्हें पैर में बेड़ियां पहना के भेजा गया था और किसी भी देश के लिए ये बहुत शर्म की बात होनी चाहिए
और ये बात उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के सामने जोर से रखना चाहिए था, मगर वो रखने में नाकामयाब रहे। अमेरिका से जो लोग भारत वापस भेजे गए थे वो कोई अपराधी नहीं थे। हाँ, उन्होंने जरूर अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अमेरिका में गलत तरीके से घुसने का अपराध किया था, मगर ये अपराध इतना बड़ा नहीं था जिसके लिए उनके पैरों में जंजीर बांध के उन्हें लाया जाए। मगर लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका या किसी और देश में जाने की कोशिश कर क्यों रहे हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल भी प्रधानमंत्री मोदी से ही है और इसका जवाब भी उन्हें ही देना होगा। हर साल गलत तरीके से लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2014 के बाद से ये संख्या और बढ़ी है। हर दिन ट्रैवल एजेंट के नाम पर चलती हुई छोटी छोटी दुकानें लोगों पर गिद्ध की तरह आंख टिकाए रहती हैं। उन्हें अच्छे जीवन का सपना दिखा के उनके पूरे जीवन को खत्म कर देती है, उनके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। मजे की बात यह है कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इस बात को जानती है, लेकिन सिर्फ जुमले सुना के विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाता है कि वो आम आदमी के लिए कितना सोचते हैं, जबकि असलियत आपको अगले साल फिर से अवैध रूप से जाने वाले लोगों की आंकड़ों से पता लग जाएगा। और इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कुछ सवालों के जवाब भी दिए, जो शायद ही देखने को मिलता है। हालांकि जब उनसे गौतम अदानी के ऊपर सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, क्या आपने प्रेसिडेंट से गौतम अदानी के केस के ऊपर कोई चर्चा की है, तो पहले उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी ही बता पाएंगे कि इस बात का इस सवाल से क्या लेना देना है और उन्होंने ये क्यों कहा था। Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। मगर मोदी जी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा था। उस प्रेस रिपोर्टर को आके देखना चाहिए कि गौतम अदानी कितनी मेहनत करते हैं, महाकुंभ में जरूरतमंदों को खाना भी खिलाते हैं। स्क्रिप्ट लिखने में मेरी मदद की राहुल सेठी ने और एडिटिंग में मेरे साथ रहे हितेश सिंह और गुरिंदर। धन्यवाद।